अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 20 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 248 पे है। राइट। अब देखें बेटे, ये जो प्रॉब्लम नंबर 20 है, ये हमारा रिवाइज कैश बुक मेथड से रिलेटेड है। तो अब देखें, हमारी जो रिवाइज कैश बुक मेथड के हवाले से डिस्कशन हुई, उसमें हमने ये कहा कि जब भी क्वेश्चन रिवाइज कैश बुक मेथड से आएगा तो वो हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमसे ये कहेगा कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, बट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो फिर हम अपने क्वेश्चन को रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। तो अब देखें बेटे, हमारी जो रिवाइज कैश बुक मेथड के हवाले से डिस्कशन हुई, उसमें हमने ये कहा कि जी रिवाइज कैश बुक मेथड में हम फिर दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहले नंबर पे बनती है हमारी रिवाइज कैश बुक, और दूसरे नंबर पे फिर हम प्रिपेयर करते हैं अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो हमारी डिफरेंस की 4 रीजंस हैं, ये भी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएंगी। राइट। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स रिवाइज कैश बुक में आ जाएंगी और कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चली जाएंगी। तो अब किस रीजन ने कहाँ आना है, वो हमने क्या कहा कि ये जो हमारी फर्स्ट 2 रीजन है, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट, इनको हम रिवाइज कैश बुक में नहीं लेते हैं। बट अगर इनकी रिकॉर्डिंग में हमसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई हो तो फिर इनको हम रिवाइज कैश बुक में ले लेते हैं। फर्स्ट 2 रीजन रिवाइज कैश बुक में नहीं आएंगी, गलत होंगी तो आ जाएंगी। इसी तरह जो लास्ट 2 रीजन है, क्रेडिटेड बाय बैंक और डेबिटेड बाय बैंक, इन दोनों को हम लोगों ने रिवाइज कैश बुक में लिखना है। बट अगर इनमें कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर हम इनको रिवाइज कैश बुक में नहीं लेंगे, बल्कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाएंगे। राइट। तो ये 4 रीजंस हो गई। फर्दर मोर हमने ये डिस्कस किया कि जब क्वेश्चन रिवाइज कैश बुक मेथड से आएगा तो क्वेश्चन में जो पहला आइटम इनपुट के तौर पे दिया होगा वो हमेशा कैश बुक का बैलेंस होगा। पासबुक बैलेंस वाला क्वेश्चन कभी भी रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट नहीं हो सकता। रिवाइज कैश बुक मेथड के लिए हमेशा क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया होगा वो कैश बुक का दिया होगा। अब कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर वो ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन लिख दे तो फिर हमने उसको क्रेडिट कर लेना है। ठीक, ये हमारी डिस्कशन थी। अब आते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 को प्रॉपर रीड करके अमाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं फिर। तो लें बेटे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ रिवाइज कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पंजाब स्टोर ऑन 28 फरवरी 2005। कह रहा है जी कि आप लोगों ने ये कोई पंजाब स्टोर है, इसकी 28 फरवरी को बनानी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन पहले क्या कहा उसने, रिवाइज कैश बुक की हेल्प से करें। ठीक, तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन को रिवाइज कैश बुक मेथड से अटेम्प्ट करना है। राइट। तो अब आप देखें, स्टेटमेंट नंबर ए से लेके जी तक ये उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो सी हमें क्वेश्चन में दे दी। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होगा। तो स्टेटमेंट ए से स्टार्ट लेते हैं। तो देखें क्या कह रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 28 फरवरी 2005 वाज ₹60,000। ठीक, तो अब कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है, चूंकि रिवाइज कैश बुक से कर रहे हैं तो कैश बुक का बैलेंस ही होगा हमेशा। अब कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, वो कह रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है, उसने खुद मेंशन कर दिया कि ये क्रेडिट है। ठीक है, तो अब ये जो कैश बुक का बैलेंस है इसको हमने इनपुट के तौर पे कहाँ लेना है बेटे, रिवाइज कैश बुक में। क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, रिवाइज कैश बुक में जाएगा। तो इस 60,000 को अब हम अपनी रिवाइज कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखें बेटे, रिवाइज कैश बुक आपके सामने मौजूद है। तो अब उसने चूंकि क्लियरली कहा कि ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक, तो ये हमारा इनपुट यहाँ पे आ गया रिवाइज कैश बुक में। तो अब देखें बेटे, एक बैलेंस कैश बुक का हमारा जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बननी है तो वहाँ पर भी आना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश बुक बैलेंस। अब इसकी अमाउंट कितनी है और ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, ये अभी हमें नहीं पता, पर इतना हमें पता है कि एक बैलेंस यहाँ आना है।
अब ये कहाँ से आएगा और कितना आएगा ये बाद में देखते हैं। तो फिल वक्त ये हमारा इनपुट रिवाइज कैश बुक में आ गया 60,000 क्रेडिट साइड पे, राइट। अब आते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। तो अब यहाँ देखें बेटे क्या कह रहा है, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹2,000 हैज बिन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। तो अब आप देखें बेटे वो क्लियरली कह रहा है कि ये डेबिटेड मेड बाय बैंक है 2000। तो डेबिटेड मेड बाय बैंक को हम रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बट अगर इसको में किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई हो तो फिर हमने इसको रिवाइज कैश बुक में नहीं बल्कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देना है। तो अब देखें उसने क्लियरली लिखा है अ रॉन्ग डेबिट, खुद बता रहा है कि ये रॉन्ग डेबिट है, इसलिए ये अब अमाउंट हमारी रिवाइज कैश बुक में नहीं आएगी बल्कि कहाँ चली जाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो अब इसको आप यहाँ लिखेंगे बेटे रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, कितना 2000, और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इस अमाउंट ने क्रेडिट होकर यहाँ पर ऐड होना है या लेस होना है ये अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी हमारे पास कैश बुक का बैलेंस मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ऐड लेस नहीं कर पाएंगे, फिल वक्त ये अमाउंट लिख के छोड़ दी। तो लें बेटे ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। अब आते हैं बेटे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर सी। अब यहां देखें क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक 480 वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। तो क्या है ये, बैंक चार्जेस हैं। तो चार्जेस हमेशा बैंक हमसे लेता है, तो जब वो हमसे चार्जेस लेगा तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे अकाउंट में डिक्रीज आएगा। तो डिक्रीज को हम डेबिटेड मेड बाय बैंक कहते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको ये पड़ी हुई है फोर्थ रीजन, अकाउंट में डिक्रीज आया है, डेबिटेड बाय बैंक है, हम इसको रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर इसको उठा के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाना है। तो अब देखें बेटे उसने गलती का कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए ये जो 480 रुपीज़ की अमाउंट है ये रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये देखें ये आ गया, बैंक चार्जेस 480 क्रेडिट हो जाएंगे। तो लें बेटे ये हमारी एक और स्टेटमेंट रिवाइज्ड कैश बुक में ट्रांसफर हो गई, ठीक है, सी स्टेटमेंट। अब आते हैं बेटे नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर डी। अब यहां देखें क्या कह रहा है, आउट ऑफ चेक्स फॉर पीस 100,000 पेड इनटू द बैंक। पहली बात ये क्या है, चेक पेड है, तो चेक पेड हमारी सेकंड रीजन बन रही है, ठीक है। तो ये देखें ये सेकंड रीजन ये पड़ा हुआ है पेड, इसको अब हमने अनकलेक्टेड चेक के नाम से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट कर लेना है। लेकिन अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर इसको उठा के रिवाइज कैश बुक में ले जाना है। तो अब हम देखते हैं बेटे क्या उसने किसी मिस्टेक का जिक्र किया या नहीं किया। तो लें बेटे, out of checks for rupees 100,000 paid into the bank, checks for 75,000 were cleared and credited by the bank। ठीक, तो अब देखिए उसने किसी किस्म की मिस्टेक का जिक्र नहीं किया। क्या कह रहा है, 1 लाख रुपए के चेक जो आपने डिपॉजिट करवाए थे ना, कह रहा है इनमें से बैंक ने 75,000 रुपीज के चेक्स को डिपॉजिट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कौन से लेने हैं, वो चेक्स जो डिपॉजिट नहीं हुए हैं, अनकलेक्टेड चेक, तो वो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस आएंगे, कितना 25,000। ये पहला सिनेरियो है हमारा डिस्कशन का, ठीक है, अमाउंट का। अब दूसरा सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि जब वो एक ही चेक की दो अमाउंट्स बता देगा तो फिर हम लोग कभी भी फर्स्ट अमाउंट नहीं लेते हैं, या आएगी हमारी सेकंड अमाउंट 75,000 या हम इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेंगे 25,000। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सेकंड अमाउंट लेनी है या दोनों का डिफरेंस लेना है। तो उसके लिए अब आप देखें जो उसने क्वेश्चन में सेकंड अमाउंट बताई है, क्या उसने उसका मंथ चेंज किया है, लाइक हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं फरवरी की, तो अब आप देखें क्या उसने मार्च का जिक्र किया, अगले मंथ का। अगर सेकंड अमाउंट के साथ उसने मंथ चेंज कर दिया, मार्च कर दिया है, तो फिर आप लोगों ने सेकंड अमाउंट लेनी है। और अगर उसने सेकंड अमाउंट का मंथ चेंज नहीं किया तो फिर आपने दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेना है। तो अब आप देखें जो सेकंड अमाउंट 75,000 है, इसके साथ उसने मंथ का जिक्र ही नहीं किया है, इसका मतलब है कि मंथ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मंथ चेंज होता तो वो मेंशन करता, मेंशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है मंथ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसने मेंशन नहीं किया। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस 25,000 जो है वो अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किस नाम से, अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ले बेटे ये रही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ आप लिखेंगे बेटे अनकलेक्टेड चेक्स 25,000, तो ये क्या हो जाएंगे बेटे, क्रेडिट हो जाएंगे।
अब इस अमाउंट ने क्रेडिट होके यहाँ पे ऐड होना है या लेस होना है, ये अभी हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है। तो जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा हम इसके हवाले से डिसाइड नहीं कर सकते कि इसने डेबिट होना है या सॉरी ऐड होना है या लेस होना है। राइट, ले बेटे ये अमाउंट यहाँ लिख के छोड़ देंगे। तो अब ये हमारी एक और स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। अब आते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं कि क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ई कह रहा है 2 चेक्स फॉर रुपीज 30 एंड 60,000 वर इशूड। अब ये दो डिफरेंट चेक हैं, ठीक है, यहाँ ये दो अमाउंट्स नहीं है, ये दो डिफरेंट चेक्स की अमाउंट है। एक की अलग है 30, दूसरे की अलग है 60। ठीक, कह रहा है बट आउट ऑफ देम ओनली वन चेक फॉर रुपीज 30,000 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 28 फरवरी। ठीक, कह रहा है अब ये जो दो चेक आपने इशू किए थे ना, पहली बात ये चेक इशूड है, तो चेक इशूड हमारी पहली रीजन है, तो इसको अब हमने अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट करना है। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको उठा के रिवाइज कैश बुक में ले जाना है। तो उसने मिस्टेक का तो कोई जिक्र नहीं किया है। वो कह रहा है ये जो दो चेक थे ना, इनमें से 30,000 वाला चेक प्रेजेंट हो गया है फरवरी में, तो इसका मतलब है ये जो 60,000 वाला चेक है ये फरवरी जिसकी रिकंसिलिएशन बन रही है उसमें प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो हमारा अनप्रेजेंटेड चेक ये 60,000 है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट कर देंगे। तो अब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यहाँ लिखेंगे बेटे अनप्रेजेंटेड चेक्स 60,000 क्या हो जाएंगे, डेबिट। अब 60,000 ने डेबिट होके ऐड होना है या लेस, ये अभी हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कैश बुक का बैलेंस नहीं है। तो जब तक ये बैलेंस नहीं होगा हम ऐड लेस नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल इस अमाउंट को फिल वक्त यहाँ लिख के छोड़ देंगे। तो लें बेटे ये हमारी एक और स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। अब आते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो देखें स्टेटमेंट एफ क्या कह रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स रुपीज 18,000। तो डिविडेंड क्या होता है बेटे, शेयर्स का प्रॉफिट। तो ये हमेशा हमें मिलता है, तो जब मिलता है तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अकाउंट में इंक्रीज आता है। तो इंक्रीज को हम क्या कहते हैं बेटे, क्रेडिटेड बाय बैंक। तो अब इसको रिवाइज कैश बुक में हमने डेबिट कर देना है। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो फिर इसको हमने उठा के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाना है। तो अब हम देखते हैं बेटे उसने किसी मिस्टेक का जिक्र किया या नहीं। तो क्या कह रहा है, वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है, कह रहा है बट द ट्रेडर हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो अब ये जो डिविडेंड था कह रहा है बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है बैंक ने हमारे बिहाफ पे इस अमाउंट को रिसीव कर लिया, तो अकाउंट में इंक्रीज आया है, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है, रिवाइज कैश बुक में डेबिट हो जाएगा। और किसी किस्म की मिस्टेक का उसने जिक्र नहीं किया है, तो इस अमाउंट को हमने रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख देना है। तो लें बेटे ये आ गया डिविडेंड 18,000 रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे। तो लें बेटे ये हमारी एक और स्टेटमेंट रिवाइज कैश बुक में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब आते हैं बेटे नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट नंबर कौन सी है, जी, लास्ट स्टेटमेंट। अब यहां देखें क्या कह रहा है, द पासबुक कंटेन्स एन एंट्री फॉर रुपीज 20,000 बीइंग अ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। ठीक है, कह रहा है पासबुक में ये शो हो रहा है कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज जो हैं वो डिपॉजिट करवा दिए। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे अकाउंट में इंक्रीज आया है। ठीक है, तो इंक्रीज को क्या कहते हैं, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक। तो अब हमने इसको रिवाइज कैश बुक में डेबिट कर देना है। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो फिर इसको रिकंसिलिएशन में डेबिट करना है। तो उसने किसी मिस्टेक का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है इस अमाउंट को हम अपनी रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखेंगे कस्टमर डिपॉजिट्स के नाम से 20,000। तो लें बेटे ये हमारी एक और स्टेटमेंट रिवाइज कैश बुक में ट्रांसफर हो गई। और इसके साथ ही हमारी जितने भी आइटम हमारे पड़े हुए थे वो सब के सब ट्रांसफर हो गए। तो इन तमाम रीजंस में से जिसने रिवाइज कैश बुक में आना था उसको रिवाइज कैश बुक में लिख लिया, जिसने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाना था उसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख दिया। अब वन बाय वन हम अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को क्लोज करेंगे। तो पहले बेटे हम अपनी रिवाइज कैश बुक को क्लोज करेंगे। तो अब आप देखें बेटे रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे ये दो अमाउंट्स हैं। ये थर्ड अमाउंट मार्कर से जो लिखी है ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इन दो अमाउंट्स का सम बनता है 38,000। और क्रेडिट साइड पे भी दो अमाउंट्स ही हैं, इनका सम बनता है 60,480। तो अब डेबिट और क्रेडिट में से हमारी क्रेडिट अमाउंट का टोटल ज़्यादा है। तो टोटल के कॉलम में दोनों साइड पे यहाँ पे भी आप लिखेंगे बेटे 60,480 और डेबिट साइड पे भी लिख देंगे आप 60,480।
राइट। आप 60,480 में से ये डेबिट साइड के ये जो दो आइटम है 38,000 इसको माइनस करें तो डिफरेंस आ जाता है हमारे पास 22,480। अब इस डिफरेंस को बेटे हम लोगों ने कितनी दफ़ा लिखना होता है? 2 टाइम्स। पहली दफ़ा जो साइड कम है वहां पर लिखेंगे, तो अब हमारी कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे ये किस नाम से आ जाएगा बेटे? बैलेंस सीडी के नाम से, बैलेंस सीडी 22,480। अब इसी डिफरेंस को सेकंड टाइम हमने कहाँ लिखना है? वो साइड जो ज्यादा है वहां टोटल के नीचे, किस नाम से बेटे? बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। कितना? 22,480। तो लें बेटे ये हमारी रिवाइज कैश बुक जो सी है वो हो गई क्लोज। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, अब हमने इसको क्लोज करना है। तो अब ये जो आपकी रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आया ना 22,480, इसको अब हम लोगों ने उठा के अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इस जगह पे ले आना है। ये जो कैश बुक बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था ना, दिया था लेकिन उसको रिवाइज कैश बुक में लिखा था, ठीक है। यहाँ वाला बैलेंस कहाँ से आना था? ये जो आप 22,480 आपका बैलेंस आया ना, इसको उठा के आपने यहाँ रख देना है 22,480। आप इसके साथ डेबिट लिखें या क्रेडिट, आप देखें टोटल के बाद आपने डिफरेंस को कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब है यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट 22,480। तो अब हमारी कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट आया हुआ है, तो इसलिए साथ विद इन ब्रैकेट आप यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट 22,480 यहाँ आ गया। तो अब अगली ये 3 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हम डेबिट क्रेडिट कर चुके हुए हैं, तो अब इनपुट आ जाएगा यहाँ पे। अब आपका बैलेंस आ गया कैश बुक का, अब जस्ट आपने ऐड लेस कर लेना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगी ये अब आपके सामने। तो लें बेटे ये वाला बैलेंस 22,480 इधर आ गया, बैलेंस कितना? क्रेडिट आया, ओवरड्राफ्ट लिख दिया, कैश बुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट क्रेडिट 22,480। अब बाकी की स्टेटमेंट्स को ऐड लेस कर लेते हैं। तो लें बेटे 22,480 जो सा ये क्रेडिट है बैलेंस, और अमाउंट 2,000 क्रेडिट हो रही है, तो बैलेंस भी क्रेडिट अमाउंट भी क्रेडिट, दोनों को ऐड कर लें। तो ये आ गया हमारे पास 24,480। आंसर के साथ क्या लिखेंगे बेटे? क्रेडिट, और यहाँ लिख देंगे ऐड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, बैलेंस क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट दोनों सेम है, फिर ऐड करें 49,480, आंसर के साथ फिर क्रेडिट लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे ऐड। नेक्स्ट, बैलेंस हमारा क्रेडिट, अमाउंट हो रही है डेबिट, दोनों अपोजिट हैं इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है बेटे? 10,520। ठीक, अब आंसर के साथ लिखना क्या है? कौन सी अमाउंट ज्यादा है? अब हमारी डेबिट वाला आंसर ज्यादा है, इसलिए अब आप अपने आंसर के साथ यहाँ डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो अमाउंट ज्यादा होती है उसका बैलेंस साथ लिखते हैं। तो अब चूंकि ये अमाउंट लेस हुई है इसलिए यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट्स डालें और इधर लिख दें लेस। तो लें बेटे हमारी सारी स्टेटमेंट्स ट्रांसफर होके बैलेंस आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है? जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो हमने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्लोजिंग करनी है। अब वो क्लोजिंग कैसे होगी? ये जो लास्ट आंसर आया आपके पास 10,520, इसको आप करेंगे सिंगल अंडरलाइन, इसी बैलेंस को आप 10,520 को दोबारा लिखें और कर दें डबल अंडरलाइन। अब लास्ट आंसर क्या था? हमारा डेबिट, ये अब रिवर्स होके क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पहले क्या था? कैश बुक बैलेंस, तो अब क्या आ जाएगा बेटे? पासबुक बैलेंस। अब ये जो हमारी पासबुक है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हमारा आंसर क्रेडिट ही आया हुआ है, इसलिए इसके साथ यहाँ ब्रैकेट्स में ओवरड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लें बेटे ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 20th जो सी है वो हो गई कंप्लीट, राइट। Thank you so much.